चलिए, एक नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका एमपी एकोमोडेशन एक्ट। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर आप इसको देखो तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। जनरली ये जो एक्ट है, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक लोकल एक्ट है। देखिए, एक्ट को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके अधिनियम होते हैं उनको हम तीन प्रकार से जनरली डिवाइड करते हैं। एक होता है जर्नल एक्ट। जर्नल एक्ट जो जनरली लागू होता है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये जर्नल एक्ट्स हैं जिनको साधारण अधिनियम बोलते हैं। कोई व्यक्ति अपराध करेगा, जर्नल एक्ट होगा। इसके साथ साथ अगर हम जाएं तो एक्ट को हम चार प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन की जगह चार भी कर सकते हैं। दूसरे एक्ट होते हैं स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट होते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट पे बने होते हैं, किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे। इनकी विषय वस्तु जो होती है वे विशेष होती है। जैसे अगर कोई अधिनियम है जो जानवरों पर बना हुआ है तो वो जानवरों पर ही लागू होगा। कोई अधिनियम है जो केवल SC ST के लिए बना है, वो SC ST पर ही लागू होगा। कोई अधिनियम है जो केवल बिजली पर बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उसको वो भी स्पेशल एक्ट हो गया। कोई अधिनियम है जो रेलवे पे लगा हुआ है तो वो केवल रेलवे के मैटर कवर करेगा। दीज एक्ट आर स्पेशल एक्ट। ठीक है, ये दो अधिनियम हो गए। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। तीसरा अधिनियम होता है लोकल एक्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल अधिनियम। ठीक है, स्थानीय विधि। अब ये जो एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, ये एक प्रकार का लोकल एक्ट है। इट मींस लोकल का मतलब ये खराब वाला लोकल नहीं। अब बाजार में जाते हो बोलते लोकल माल है, ये वाला लोकल मत समझिएगा कि यार ये मतलब लोकल है तो सर ये खराब है। लोकल का मतलब ये किसी जगह पर होता है। ठीक है, वीडियो नहीं दिख रही सबके में, क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या आस्था के में बस प्रॉब्लम है क्योंकि आस्था नई है, तो ऐसा तो नहीं कि आस्था के में बस प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है वीडियो। ठीक है, आ रही है ना सबको वीडियो? एक बार यस बोलिए अगर वीडियो आ रही है तो। आस्था बैक करके एक बार आ जाइए, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो तो आपको बता देंगे। चलिए, आ रही है आस्था, आप या तो बैक करके आ जाओ या ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, तो एक तीसरा अधिनियम होता है जो लोकल एक्ट होता है। लोकल एक्ट का मतलब सीधा सीधा होता है एक एक्ट जो पर्टिकुलर एरिया पर लागू होता है। इसका मतलब होता है एरिया पे। अब कोई पर्टिकुलर एरिया एमपी का कोई नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, जैसे एक होता है पूरे इंडिया पे लागू होता है एक्ट। तो जो पूरे इंडिया पे लागू होता है, दिस इज नॉट अ लोकल एक्ट, ये लोकल एक्ट नहीं है। अगर कोई एक्ट है जो किसी पार्ट पर लागू होता है, वो हो सकता है पूरी नॉर्थ ईस्ट पर लागू होता हो, वो नॉर्थ इंडिया पर लागू होता हो, वो केवल आपके सेंट्रल पर लागू होता हो, वो केवल साउथ पर लागू होता हो, या वो किसी स्टेट पर लागू होता हो, एमपी पर लागू होता हो, वो किसी यूपी पर लागू होता हो, वो आपका छत्तीसगढ़ पे लागू होता हो, या एमपी का भी किसी विशेष भाग, एमपी के बुंदेलखंड पे लागू होता हो, एमपी के बघेलखंड पे लागू होता हो, एमपी के मालवा पे लागू होता है, एमपी के निमाड़ पे लागू होता हो। तो जो इस प्रकार से एक्ट है जो किसी एरिया पे, एरिया का मतलब कोई स्टेट से नहीं है, एरिया का मतलब कोई जिले से नहीं है, किसी भी जगह, मतलब जो पूरे भारत को की जगह किसी विशेष भाग पर लागू लागू होता है, उसे हम लोकल एक्ट बोलते हैं। तो जो एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये केवल और केवल एमपी पर लागू होता है। अदर स्टेट्स इसका कोई लेना देना नहीं है। दीज आर लोकल लॉस। और आप एमपी, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो हर स्टेट्स में आपको ऐसे एक्ट मिलेंगे जो स्पेशल, अब यही बोलते ना कि एमपी की तैयारी करो तो यूपी मत भागो। अगर यूपी भाग रहे हो तो फिर मतलब आप सिलेबस देख लो कैसे है, क्योंकि दो तीन, अब जैसे एमपी का अकोमोडेशन अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। एमपी को एमपी अकोमोडेशन कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसी को छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट बोला जाता है। एमपी में लगभग 50 से ज्यादा सेक्शन है, छत्तीसगढ़ वाले में लगभग 16 सेक्शन है। सब जगह का लॉ अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा। जनरल लॉ सेम है, स्पेशल लॉ सेम है, और तीसरा लोकल लॉ। लोकल लॉ हर जगह का डिफरेंट है। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो वो आता है पर्सनल लॉ। इसको बोलते हैं सोई विधि, पर्सनल लॉ। इट मींस पर्सनल लॉ के अधीन जो लॉज व्यक्ति के धर्म के अनुसार लागू होते हैं, जैसे हिंदू में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम में मुस्लिम विवाह अधिनियम, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो पर्सनली लागू होते हैं। अब इन्हीं को लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ा विवाद जो बहुत पहले से है, आपने नाम सुना होगा यूसीसी। ठीक है, अब इसी को जब पढ़ाएंगे कभी तो आपको बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है। अब इस पे अपन टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि अपन अभी अकोमोडेशन पढ़े। ये आप लोगों को देखना है कि यूसीसी क्या होता है, क्योंकि भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी एप्लीकेबल है। देयर इज टू यूसीसी,
एक यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भारत में लागू है, अर्थात भारत में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सबको बराबर सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो अपराध किसी मुस्लिम ने किया है तो हाथ काटे जाए, हिंदू ने किया है तो कोड़े मारे जाए, और क्रिश्चियन ने किया है तो उसको कुछ और सजा दी जाए। सबको बराबर सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू है शुरू से। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक आध स्टेट है गोवा जहां पे यूनिफॉर्म आपका सिविल कोड लागू है, लेकिन अभी बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। लेकिन विवाद बहुत सारे हैं। एक तो रिलीजन को डायरेक्टली है कि भैया हर रिलीजन अलग है, भारत डाइवर्सिटी है, क्यों करा जाए। दूसरा आर्टिकल 25 भारत का एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म, और आर्टिकल 25 है, ये क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक स्ट्रक्चर। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर लागू करा जाएगा फिर मसौदा क्या होगा, शादियां किस किस हिसाब से होंगी, क्या हिंदू के कल्चर के हिसाब से सारी शादियां होंगी कि मुस्लिम कल्चर के हिसाब से होंगी, या कोई नया कल्चर आएगा? क्योंकि जो आपका कस्टम्स होते हैं, व्यक्ति कस्टम, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 लॉ मानता है। तो अगर कस्टम चेंज करोगे तो लॉ भी चेंज किया जाएगा। तो क्या, अब जैसे कल आपके जो सिख समाज है, सिख समाज ने उसका विरोध किया है, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, बहुत सारे समाज विरोध कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या, अपन नहीं बोलते कि हम उसके सपोर्ट में है या नहीं। खैर आप उसको चीज को देखिएगा, क्योंकि अभी तो उसका मसौदा ही नहीं आया। मसौदा मतलब होने क्या वाला है, अभी तो केवल मुंह मुंह की बात है। तो जब कोई ऐसी चीज, जब वो मसौदा बन के आएगा, मसौदा मतलब बोल दीजिए जब वो रिटन फॉर्म में आएगा कि आखिर में आप करना क्या चाहते हो, कस्टम चेंज करना चाहते हो लॉ को, क्योंकि लॉ भी चेंज करोगे, लॉ के साथ साथ क्योंकि कस्टम भी फिर लॉ है, तो चेंज क्या करना चाहते हो? फिर जो आपका एससी एसटी समाज है, मेनली एसटी समाज, एससी को हटा दीजिए, एसटी समाज के कल्चर्स अलग है, उनके शादी करने का तरीका डाइवर्स, तो बहुत सारी अभी चीजें ऐसी हैं जो अभी अपन को नहीं पता कि होने क्या वाली है। हाँ ये जरूर है कि यूसीसी आ रहा है तो अभी तक उड़ा रहे हैं, तो अभी बिल्कुल परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मसौदा ही नहीं पचा ना। जब वो आएगा फिर देखा जाएगा कौन सा आर्टिकल के 13 के हिसाब से, वो संविधान के हिसाब से कौन सा इक्वलिटी के अगेंस्ट। अब ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सेप्शन डाले जाए। अगर एक्सेप्शन डालोगे तो आर्टिकल 14 का जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन सिद्धांत है इक्वलिटी का, वो होगा। उन्होंने कहा दी सब धर्मों पर होगा, इन पर लागू नहीं होगा, या इन पर लागू होगा, सब धर्मों पर लागू नहीं होगा, या मैंने इनको छूट दे रहे हैं, तो क्या वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? क्या आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है? क्या आर्टिकल 15 क्लास लेजिस्लेचर के है? तो खैर बहुत सारी चीजें उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, अदरवाइज पूरा लेक्चर चला जाएगा। तो ये आपके लॉज है, और आज हम पढ़ेंगे एक लोकल लॉ जो कहाँ का है, हमारे एमपी स्टेट का लोकल लॉ है। और एमपी के हिसाब से आपको, ये आप एग्जाम दीजिए, एमपी के हिसाब से छत्तीसगढ़ का भी पढ़ोगे, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ यहां तक। चलिए अब निकाल लेते हैं हम बेरेक्ट, फटाफट निकालिए। पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं आपको जर्नल बेसिक चीजें बताता हूं इसके बारे में। नेम, क्या नाम है? एमपी, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट। और कब का है मध्य प्रदेश? 19 कब का है? 1961। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? कब भैया मध्य प्रदेश आपका बना है? ये अपने ज्यादा क्वेश्चन काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? 56 के 59, 59 के 56, पक्का? चलिए 59 है जहां तक, चेक कर लीजिएगा। जी के हमारी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? आप लोगों की अच्छी नहीं है तो हमारी भी नहीं है, लेकिन जहां तक 59 है, ठीक है? 59 जहां तक। खैर उसके जब गठन हो गया आपके एमपी का, तो एमपी के लिए बहुत सारे लोकल एक्ट्स आए। उसमें से एक एक्ट है मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट 1961। अभी बेरेक्ट हटाने से, अभी सबसे पहले रख दीजिए बेरेक्ट। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें जो मैंने लिखी हैं वो मैं आपको बताता हूं इस एक्ट के बारे में, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एक्ट तो हमें पढ़ना नहीं, और एक्ट में मैंने आपको बता दिया ये जो अधिनियम है, आप बेसिक इसके बारे में सोच लीजिए। ये किराएदारी और मकान मालिक के संबंध में है। जब मकान मालिक अपने घर को या किसी स्थान को किसी व्यक्ति को किराए पर देता है, जिसको हम लीज कहते हैं अपनी भाषा में, लीज, या जिसको हम क्या बोलते हैं, किराए पर देना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को किराए पर देता है तो कभी कभी मकान मालिक किराएदार को नौकर समझने लगता है, और कभी कभी नौकर, सॉरी कभी कभी, एक बार कभी कभी मकान मालिक किराएदार को नौकर समझता है, और कभी कभी किराएदार मकान मालिक को बेवकूफ समझने लगता है। और जब इस प्रकार की चीजें आती हैं तो दोनों के बीच में क्या होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होता है। इन्हीं कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, जैसे मकान मालिक जबरदस्ती किराया ना बढ़ाए, मकान मालिक किसी को जबरदस्ती मकान से ना निकाल दे। अरे सामने वाला तुम्हारा नौकर थोड़ी ना है, पैसा दे के रह रहा है, तुम फ्री में रख दो तो कभी भी हटा दो। किराएदार अगर पैसा दे रहा है तो उसके भी कुछ अधिकार है। तुमने रात को आए, तुमने दारू पी के बोले, सुबह तुमने गेट पे लात मारी, बोले निकल जाओ,
उसको गाली दे रहे हैं, तो वो कह सकता है कि भैया फ्री में थोड़ी ना रह रहे हैं, और रात को कल कल बोले कि ना हम तुम्हें एक दिन का समय देते हो, भाग जाओ। एक दिन में व्यक्ति कहां से मकान ढूंढ लेगा? अरे भैया उसके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वो भी नौकरी कर रहा होगा, कहां जाएगा वो? या किराएदार ऐसा ना समझे कि वो 2-4 साल से रह रहा है कि वो मकान मालिक के मकान को हड़प ले, हटे ही ना वो ना कहा किराया बढ़ाओ, कह रहा ना बढ़ाएंगे, कह रहा हट जाओ, कह रहा ना हटेंगे, कर लो जो करना है, ये भी ना हो। तो अब हमें दोनों पर कंट्रोल लगाना है। इस अधिनियम का मेन उद्देश्य है कि दोनों पर हमें क्या लगाना है, कंट्रोल करना है। कहां कहां पर यह लागू होगा? जहां जहां एक लागू होगा, वहां पर जो मकान दिए जाएंगे वो एकोमोडेशन एक्ट जो के हिसाब से दिए जाएंगे। जो अभी स्थान स्थान भी बोल सकते हो, मकान भी बोल सकते हो, स्थान और मकान एकोमोडेशन एक्ट के हिसाब से दिए जाएंगे, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस, चाहे वो नैवासिक प्रयोजन के लिए हो, चाहे अनैवासिक प्रयोजन के लिए, क्योंकि मकान दो प्रकार से होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक प्लॉट लिया, घर लिया, मैं वहां रहने के लिए भी ले सकता हूं, मैं दुकान खोलने के लिए रह सकता हूं। तो अगर कभी कभार आपने जिस एकोमोडेशन को जिस पर्पज से लिया है उसी से खोलना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कहां पर लागू, कब नहीं होगा, किन आधारों पर इवेक्शन किया जा सकता है, इवेक्शन मतलब किराएदार को हटाया जा सकता है, किन किन आधारों पर किराएदार को हटने से बचाया जा सकता है, मकान मालिक जो होगा किराया कैसे बढ़ाएगा, किराया क्या मनमानी से बढ़ाया जाएगा, कि किराए बढ़ाने को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मन में आते हैं, उन्हीं सारे सवालों का जवाब मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट आपको देता है। यहाँ पे दो प्रकार के मकान मालिक बताए गए हैं, एक जनरल मकान मालिक जिसके अंदर हम और आप आएंगे, और एक स्पेशल कैटेगरी बताई गई है मकान मालिकों की, जिसके अधीन जो रिटायर्ड कर्मचारी या जो सेना वगैरह नौसेना में जो कार्यरत होते हैं, या हैंडीकैप्ड व्यक्ति, जिनको विशेष व्यक्ति या थोड़े से हम बोल सकते हैं हल्का सा लाचार व्यक्ति, लाचार इसलिए नहीं कि उनके हाथ पांव नहीं है, कुछ वजह से वो उतना नहीं कर सकते, तो उनके लिए विशेष प्रोविजन हमने वहां पर रखे हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? बेसिक चीज तो सबसे पहले लिखोगे, इस अधिनियम का उद्देश्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट टीनेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉय, ठीक है, रेंट, अर्थात इस अधिनियम का उद्देश्य किराएदार को, टीनेंट को, इस अधिनियम का उद्देश्य किराएदार जिसको टीनेंट बोलते हैं, टीनेंट को एक्सोरिबेंट रेंट, बताता हूं इसकी मतलब, पहले लिख लीजिएगा, एक्सोरिबेंट, EXORBEXORBITANT, एक्सपोरिबेंट रेंट, आर्बिट्री रेंट, लिखते हैं कि इसकी हिंदी में भी लिखवाऊंगा भी, ठीक है। ठीक है, क्या बोला? एक्सपोरिमेंट रेंट, आर्बिट्री रेंट को इंक्रीज करने से रोकना, इंक्रीज करने से रोकना, बढ़ाने से रोकना, एंड टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और अवधि की सुरक्षा प्रदान करना है। क्या लिखा? एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। फिर से सुनिएगा, इस अधिनियम का उद्देश्य, मैंने बोला टू प्रोटेक्ट द टीनेंट, टीनेंट को प्रोटेक्ट करना है, मैंने एक शब्द यूज किया था, क्या बोला था? एक्सोरिबेंट रेंट, इसका मतलब होता है अत्यधिक किराए, अत्यधिक किराए, अत्यधिक होता है उसका शब्द का मतलब। और दूसरा मैंने लिखा था आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानापन, अर्थात ये जो अधिनियम है ये मनमाने किराए और अत्यधिक किराए को रोकता है। मेरा मन है, आज मैंने देखा कि मैंने आपको दे दिया, समझो आई राशि आई कि सर ये मकान मुझे चाहिए, दुकान खोल ली, मैंने कहा ले लो। कितना? मैंने कही 2000 रुपए, उठ नहीं रही थी दुकान। मैंने 3 महीने बाद देखा कि राशि की दुकान तो बहुत तेज चल रही, राशि रोज का 5-5 हजार रुपए कमा रही, मुझे लगा यार ये रोज का 5 हजार फायदा कमा रही, हमें 2000 मिल रहा, हमने राशि 10 हजार रुपए लगेगा। अरे बोले सर ये कौन सी बात हुई, 2000 से 10 हजार कौन बढ़ाता? हमने नहीं बढ़ा, उठाओ दुकान चलो। हमने कहा कि समोसे बिक ही रहे थे राशि के, हमारी भी बिकने लगेंगे। हमने राशि का जो बोर्ड था, हमने कही उठो चलो जाओ, समोसे ही बेच रहे, हमने सीख लिया कैसे बनते हैं, हमने चलो जाओ हम बेचेंगे। ऐसा तो ही ना, आदमी ने अगर मेहनत करके कोई चीज है। दूसरा अत्यधिक और
मैंने बोला दो चीज, अत्यधिक और मनमानापन। कोई मनमानेपन से आप रेंट मत बढ़ाइए। रेंट बढ़ाने का प्रावधान इस अधिनियम में। दूसरा है एंश्योर ऑफ टेन्योर। टेन्योर के एंश्योर का मतलब होता है सिक्योरिटी देना, अर्थात कौन व्यक्ति कितने समय तक रहेगा। अगर मैं इस जगह पर आया हूं, समझो मैंने ये कोचिंग रेंट पर ली है इन केस, तो मुझे पता तो हो कि मैं कितने समय के लिए यहां पर हूं। अब मैंने यहां पे आया, मैंने बेहतरीन पुताई करवा दी, मैंने, उन्होंने भैया कितना रुपए किराया, मैंने कहा भैया 5,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी बात है, मैंने बढ़िया पुताई करवा दी, पुट्टी करा दी, पर्दे लगवा दी, सब कुछ करा दिया, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। सामने वाला कह रहा हाँ यही तो चाह रहे थे, सब हो गया ना हमारा टूटे फूटे मकान में। अब दूसरे दिन कह रहा है भैया 1 महीने हो गए जाओ, आपने 5,000 रुपए दे दिए जाओ। अब हमने कहा भैया 1 लाख रुपए हमने लगाया है, उसका क्या होगा, कह रहा निकाल ले जाओ। अब हम अपनी जो हमने पुताई कराई, इसमें वॉश कराया, कैसे ले जाएंगे। तो एक टीनेंट को, एक इसलिए इसी अधिनियम क्या करता है कि पहले से ही आप बात कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो कितने साल के लिए मकान चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और जितने साल के लिए आपने वो मकान लिया है उतने समय आप वहां पे क्या होगे, आप एक प्रकार से उस मकान में टीनेंट होगे, रहोगे टीनेंट, लेकिन आपको बहुत सारे अधिकार होंगे। कोई व्यक्ति आपको अपने मन से वहां से इविक्ट नहीं कर सकता, और इविक्शन करा जाएगा उसके कुछ आधार होंगे। अब जैसे तुम्हें 5 साल के लिए ले लिया, तो ये नहीं कि तुम अपने आप को बोल रहे कि अच्छा 5 साल मिल गया अब तो कोई हटा ही नहीं सकता, रेंट नहीं दोगे हटा दिए जाओगे बिना पूछे। अब हमें लगता था यार मकान थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोचिंग में ज्यादा बच्चे आ गए, हमने बगल की दीवार ही ठोक दी, खोद दिया। हमने कहा यार बच्चे अब क्या किया जाए, हमने कहा अच्छा यार हमने थोड़ी कोचिंग बड़ी की जाए, यहाँ बच्चे नहीं आ पाए। हमने कहा एक दिन गेती फोड़ा लिया और खोद दी दीवार, और हमने अब वो एक दिन आके कह रहा भैया दीवार कहाँ गई है, हमने कहा वो तो चली गई। तो अब बिना पूछे करेंगे तो हम मकान मालिक तो नहीं है ना, तो मकान मालिक के भी तो कुछ अधिकार है इन चीजों को। हिंदी में एक बार रिपीट कर दीजिए, हिंदी में कौन सा शब्द बोला था, मैंने बोला था इस अधिनियम का उद्देश्य अत्यधिक और मनमाने किराए, अ, किराए से बचाना, ठीक है, मनमाने किराए से, अत्यधिक और मनमाने किराए से किराएदार को बचाना, तथा तथा अवधि की सुरक्षा, इसको ऐसे, टीनेंट को अवधि की सुरक्षा, मतलब किराएदार को अवधि की सुरक्षा प्रदान करना है कि कितनी अवधि के लिए बचा रहेगा। अभी मैं बिल्कुल आपको बेस बना रहा हूं इस एक्ट का, मैं अभी आपको सेक्शन नहीं बता रहा, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन पढ़ोगे समझ में नहीं आता। रीजन यही होता है कि एक्ट समझ में ना आने का, हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो बेसिक अभी हम क्या करते हैं, चीजें पढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्ट। देखिए जो ये एक्ट है जर्नली अर्बन एरिया पे लागू होता है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में जर्नली। देखिए जर्नली ये अर्बन एरिया पे एप्लीकेबल होता है, और ये दोनों पर्पस के मकानों पर लागू होता है, दोनों पर्पस के मकानों पर, जो रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल, नैवासिक और अनैवासिक दोनों प्रकार के मकानों पर लागू होता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम को, ये अधिनियम कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ ये अधिनियम कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है, जैसे नॉन अर्बन, नॉर्बन ऑन अर्बन मतलब गांव, गांव में नहीं होता भैया लागू। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट और इस एक्ट ने कुछ लोगों को छूट दे के रखी है कि इन पर एकोमोडेशन लागू नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, दिस एकोमोडेशन इस एक्ट इज जनरली एप्लीकेबल टू अर्बन एरियाज, ठीक है, बट अर्बन एरियाज एग्जाम्पल के तौर पे बोथ रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, बट दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन अर्बन एरिया, ठीक है, जो नॉन अर्बन एरिया होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, गांव वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। और दिस एक्ट प्रोवाइड, इसके साथ साथ ये एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है कुछ लोग, देयर आर सर्टेन क्लासेस, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, ये हम बाद में देखने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, इनको हम बाद में देखेंगे। कुछ पर्पस जैसे चैरिटी के लिए कोई अगर मकान लिया जाएगा, या कोई मकान अगर आपका ट्रस्ट के लिए लिया जाएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह पे लागू नहीं होता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए कुछ इस अधिनियम के कुछ फीचर्स हैं, कुछ मतलब जैसे होता है ना विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं।
कैसे? अब ये अधिनियम क्या करता है, देखिए दो तीन चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा। ये अधिनियम मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार और दायित्व को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। दिस एक्ट एंश्योर टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड राइट एंड लाइबिलिटीज। ये अधिनियम दोनों मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करता है। मतलब देखो दोनों चीजें, ऐसा नहीं होता, कभी भी याद रखिएगा। जब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, अभी पढ़ाऊंगा भी आगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पार्टीज होती है जनरली। अब एक साइड कितने पार्टीज की बात कर रहा हूं, लोगों की बात नहीं कर रहा। दो पार्टीज होती है, देयर इज पार्टी वन एंड देयर पार्टी टू। एक पार्टी मैं हूं तो एक पार्टी आप हो। अब लोग से नहीं है कि आप लोग कितने हो, पार्टीज से है। जब दो पार्टीज होंगी या तीन पार्टीज होंगी या चार पार्टी होंगी, तो मैं जनरली अपन बात करते हैं दो पार्टीज कम से कम। कभी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एक पार्टी अगर मैं हूं तो मेरे सामने एक पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टीज। जब दो पार्टीज होंगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल याद रखिएगा, जब तक अधिकार और दायित्व सुनिश्चित ना किए जाए या ना किए जा सके, मतलब जब तक राइट और लाइबिलिटी को एंश्योर ना किया जाए या एंश्योर ना किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट कभी ऐसा नहीं होता कि भैया हम ही को सब कुछ मिल रहा है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है, ये होता ही नहीं है। अगर एक पक्षकार का कुछ अधिकार होगा तो उसका दायित्व भी बनेगा। अगर अगर आपके कुछ अधिकार होंगे तो आपके दायित्व बनेंगे, अगर मेरे कुछ अधिकार है तो मेरे दायित्व बनेंगे। हाँ, अधिकार दायित्व ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा होता है कि एक को अधिकार होगा, और यहां पे भी क्या हो रहा है, एकोमोडेशन एक्ट में भी दो मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब यहां भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अधिकार दायित्व जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक दुकान में जाऊं, एक मोबाइल खरीदूं। मैंने मोबाइल खरीदा, पहले मैंने गया, अब ये मैं अब स्टेजेस बताऊंगा कैसी क्या स्टेजेस है, तो उनको छोड़ दीजिए। अब तो मैं डायरेक्टली आता हूं, मैंने मोबाइल खरीद लिया। खरीदने के बाद कैसे मोबाइल खरीदूंगा मैं? खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरली बताइए। ये प्रपोजल हटा दीजिए, प्रपोजल दूंगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। मैं तो फाइनल स्टेज पे आता हूँ कि मैंने एक मोबाइल खरीदा। क्या किया होगा, मेन शर्त क्या है मोबाइल खरीदने की? पैसे दिए होंगे। मैंने जेब से 5,000 रुपए का मोबाइल रखा था, 5,000 रुपए उसको दिए। ये जो 5,000 रुपए मैंने दिए, ये क्या थी, मेरी ड्यूटी। तब 5,000 रुपए ना दो और मोबाइल उठा के लाओ तो जेल चले जाओगे तुम। फिर आईपीसी भी पड़ी है। बिना पैसे 5,000 का, अगर जैसे हम गए, हमने देखा मोबाइल, पहले हमने कहा भैया ये वाला मोबाइल हमें पसंद है, ये पसंद है। हमने कितने का, उसने कहा 5,000 का। हमने कहा हाँ भैया लेंगे, तो कह रहा दो पैसे, बिल काट दे तुम्हारा। तुमने इधर उधर देखा, पकड़ा मोबाइल लेके भाग गए यहाँ। अब पैसे दिए नहीं, अब बोलो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट तुम्हें मिला, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं बनी ना। अब तुमने मोबाइल लिया, तुमने कहा ये मोबाइल हमारा से, और उसको तुमने दिए 5,000 रुपए। जब 5,000 रुपए दिए तो ये तुम्हारी क्या थी, ड्यूटी। तो अधिकार क्या मिला तुम्हें, उस मोबाइल पर अधिकार मिल गया तुम्हें। अगर अब तुमने 5,000 रुपए दे दिया और उसने तुम्हें मोबाइल नहीं दिया, तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम कोर्ट भी जा सको। क्योंकि तभी तुम कोर्ट जा पाओगे जब तुम्हारे पास क्या होगा, कोई अधिकार होगा। तुम बिना पूछे तो हम कोर्ट में पहुंच गए, बोले सर ये वो मोबाइल नहीं दे रहा। सर ने कहा काहे ना दे रहा? बोले सर हम पैसे नहीं दे रहे थे। तो कोर्ट कहेगा जाओ फिर पहले पैसे दो। तुम पैसे नहीं दे रहे तो मोबाइल नहीं दे, तो कोई नई बात है क्या? तुम गए, तुमने 1 लाख का मोबाइल पसंद किया, कह रहा भाई 1 लाख रुपए दे। बोले हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो तुम्हें भगाएगा नहीं क्या? अरे बोले सर हम तो सर मोबाइल खरीदने के लिए तैयार है। तो भैया आप अधिकार लेने के लिए तैयार है, लेकिन दायित्व तो नहीं निभाओगे तो कैसे चलेगा? वही सेम उसके ऊपर भी लाइबिलिटी है कि अगर उसने 5,000 रुपए लिया, उसका अधिकार 5,000 रुपए प्राप्त करने का था, तो उसकी ड्यूटी आपको मोबाइल देने के लिए नहीं है। अगर आप दोनों में से किसी ने भी ऊपर नीचे किया, किसी ने मोबाइल पैसे नहीं दिया या किसी मोबाइल नहीं दे रहा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अब कोर्ट में जाके क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सेम चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी आपकी कौन है, टीनेंट है, और एक कौन है आपका, लैंडलॉर्ड, जिसको मकान मालिक बोलते हैं। तो अगर आपका अधिकार क्या है, किराया प्राप्त करने का है, तो आपका दायित्व तो मकान में रहने देने का भी होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि हम किराया लेते जाते हैं और हम गेट में लगाए ताला खोलते ही नहीं है। टीनेंट के साथ ऐसा नहीं होगा कि घर में तुम बढ़िया आराम से सो रहे हो, मकान मालिक पैसा लेने आए तो तुम गेट खोलो ही ना। दोनों के लाइबिलिटी, अगर अगर लाइबिलिटी से सही है,
दोनों सही से चलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा जितने समय के लिए, और नहीं करोगे तो फिर इसी आधार पे इविक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके ऊपर कंपनसेशन देना चलेगा, और कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, बल्कि आपको कंपनसेशन देने के साथ साथ आपको इविक्ट किया जाएगा। तो जनरली जो समझदार व्यक्ति होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो व्यवहारिक रूप में ज्यादा चलता है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी कराते। अब जैसे जो लोग रहते हैं हाई क्लास पीपल, उनका मकान का अकोमोडेशन के एक महीने का किराया 50-50 लाख, हजार, 20-20, 30-30 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए है, तो ऐसे लोग अकोमोडेशन ही से चलते हैं। कौन खिचपिच करेगा? हमारी जैसे अब कोई सिटी में गया, उसका पूरा फ्लैट है, 12 मंजिल है उसकी, 12 मंजिल, 50 किराएदार रह रहे हैं, अब वो तुम्हारे पास वो रोज लेके आएगा, भैया पैसे दे दो, अरे नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो वो इसी प्रकार से चलते हैं। वो एमपी में रहते होंगे तो इस अधिनियम से चलेंगे, यूपी में रहते होंगे तो यूपी अर्बन एक्ट के हिसाब से चलेंगे, छत्तीसगढ़ में रहते होंगे तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये चीजें गांव में नहीं, क्योंकि गांव में जो अब मकान वगैरह होता है तो यहाँ पे व्यवहारिक रूप चलता है। अब दूसरी चीज गांव पे ना लागू करने का मतलब ये भी कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़े लिखे हैं भी जो, वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते कि अरे कौन जाए डिप्टी कलेक्टर के पास, कौन ये करवाए, ये करे, अरे पता ही नहीं है इतनी ज्यादा चीज है, तो कॉम्प्लिकेशन चीज का, वैसे तो कोई मकान किराए पे ही ना देगा, ये चीज होती है। यहाँ पे क्या करते हैं जनरली, कुछ लोग तो ये कर लेते हैं एकोमोडेशन, कुछ लोग क्या करते हैं जर्नली के स्टाम्प बनवा लेते हैं, ये भी हो जाता है। सर ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि पैसे दिए थे। अब देखो, ये प्रूफ करना या ना करना ये तो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है, क्या प्रूफ करना। एक सेकंड होल्ड करिएगा बस। ठीक है, यहां तक आया समझ में, बेसिक चीज है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि दोनों के राइट्स और लाइबिलिटी को। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। ये अधिनियम इट्स हेल्प द पोटेंशियल टीनेंट, जो किराएदार बनने वाला है, ये एक्ट उसकी भी हेल्प करता है कि आप एक अच्छा जगह, अच्छी प्लेस, ठीक है, इट्स हेल्प पोटेंशियल टीनेंट टू आइडेंटिफाइंग एंड सिक्योरिंग गुड रेंटल एकोमोडेशन, अर्थात जो रेंटल एकोमोडेशन मतलब रेंट पर जो एकोमोडेशन लेने वाले हो मकान वगैरह, ये एक्ट एक टीनेंट की हेल्प करता है कि कैसे आपको एक बेहतर मकान मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा? अब भैया बहुत सारी, जैसे मैं किसी के पास मकान लेने जाऊंगा तो बेस्ट रेंटल एकोमोडेशन कौन सा माना जाएगा? जहां पर फर्श अच्छा हो, जहां मकान अच्छा हो, जहां मकान मालिक अच्छा हो, जहां पर वो आपके साथ कॉपरेट करे, जहां पानी की सुविधा हो। ऐसा नहीं कि जब गए थे तो 3 दिन तो खूब पानी भरवाया आपको, चौथे दिन कह रहा ले भैया बाल्टी जा हैंडपंप से भर ला, तो आप कहोगे ये तो गलत है, तुम तो दिन भर भर रहे हो। 3 दिन तो आपको पार्किंग करने के लिए जगह दी, चौथे दिन कह रहा है कि अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करो। ये चीज अच्छी होंगी क्या? नहीं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमारा हिस्सा होगा तो ये वो चीज कर ही नहीं सकता। आज के दिन कल के दिन वो कुछ भी कर रहा है, तो ये सारी की सारी एक अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी। इवन मतलब जब ये जो लोग अपने हाउसेस वगैरह को देना चाहते हैं किराए पे, तो ये जो बता भी देते हैं कि ये कहाँ पे जो आपके अथॉरिटी होती है ना, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, उसके पास बता देते हैं कि भाई हमारा मकान खाली, इतना इतना किराया और इस लोकेलिटी पे है। तो लोकेलिटी के हिसाब से किराया डिसाइड होता है। किराया आपके बहुत चीजों पर डिसाइड होता है। कैसे किराया डिसाइड होगा? किराया आपकी आदमी की मजबूरी देख के ना डिसाइड होगा कि अरे बड़ा मजबूर दिख रहा है, ये 10,000 भी दे सकता है, लगा दो 10,000, सामने वाला मजबूर नहीं है, जिससे 2 ले लो, नहीं। एकोमोडेशन जो आपका है, ये जो आपका किराया निर्धारण होगा, ये लोकेलिटी के हिसाब से होगा। किस लोकेलिटी, अपन नहीं बोलते हम पॉश एरिया में रहते हैं, हम बड़े वो व्यक्ति तो बड़े निचले एरिया में रहते हैं, ये लोकेलिटी डेफिनेट डिसाइड करते हैं। लोकेलिटी कैसे? जिस जगह रहते हो उस जगह मार्केट वैल्यू क्या है, वहां मार्केट में रहते हो कि कहाँ रहते हो, वहां पे मकान की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, सड़कें कैसी हैं, वहां पे बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, ये होता है। इसके साथ साथ ये भी इससे डिसाइड होता है, साथ साथ आपका मकान जो आपका होता है अकोमोडेशन, इस हिसाब से भी डिसाइड होता है कि आपको फैसिलिटीज क्या दी जा रही है। जैसे समझो आप एक अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो, आपको स्विमिंग पूल में नहाने के लिए दे रहा है, आपको क्लब दे रहा है कि जहाँ पे आप जाके गाना सुनिए, जहाँ पे आप टेनिस खेलिए, पर तमाम चीजें, ये आपको इसके हिसाब से आपका किराया बढ़ेगा। आपको मकान में वो पुट्टी करके दे रहा है, मकान में टाइल्स बिछे हुए है, तो एकोमोडेशन। अब एक फर्श है जो नॉर्मली फर्श है, नॉर्मल लोकेलिटी में है, तो उसके हिसाब से उसका किराया भी
कम होगा। तो इन प्रकार से ये किराया, जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जब किराया डिसाइड करती है तो इन फैक्टर्स को देखती है कि मकान किस लोकेलिटी पे किस कंडीशन में है। एक मकान जो 50 साल पुराना है लेकिन रहने की कंडीशन में, लेकिन 50 साल पुराना, तो वो उसकी किराया कम होगा। एक मकान जो अभी बना है और बहुत अच्छा बना है, लाखों करोड़ों का बना है, तो उसका किराया फिर अलग। दोनों को आपको क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? आपको जहां समझ में ना आए पूछते जाइएगा। मैं अभी आपको केवल कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, एक्ट मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्ट है क्या। ऐसा ना हो कि हम पढ़ लें, ये एक्ट 15 दिन में आपका हो जाएगा पूरा, लेकिन ऐसा ना हो कि पढ़ पूरा लिया यही नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। क्योंकि सेक्शंस पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के, कॉलेज में क्यों चीजें समझ में नहीं आती, रीजन आपके पीछे यही होता है कि या तो जो आपका टीचर है, जो आपका मेंटर है, वो आपको समझाना नहीं चाहता, या आपकी भी गलती होती है, आप समझना नहीं चाहते। उसने उठाया, लोग उठाओ एकोमोडेशन सेक्शन 1, सेक्शन 1 ऐसा कहती है, 30 ऐसा कहती है, 35 ऐसा कहती है, खत्म। आपने कहा चलो हो गया, हमारी बला टली। तो हम लोग भी सोचते हो बला टली, उसका भी है कि बला टली। अब दोनों की बला टल गई तो वो बला ही सी टल जाती है। रीजन है, चीजों को पहले समझिए। क्यों कोचिंग की जरूरत पड़ती है, कॉलेज से क्यों नहीं हो पाता काम, क्यों भैया कोचिंग का ये ट्रेंड आया? रीजन है कि कोचिंग कॉलेज में पढ़ाने नहीं चाहते मेहनत करके। और उसके पीछे भी रीजन है कि सारे जो कोचिंग वाले हैं वो अपनी कोचिंग खोले। अब वो कॉलेज में पढ़ा देंगे तो उनका ये है कि हम जब कॉलेज में पढ़ा देंगे तो हमारे कोचिंग में कौन आएगा। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, इसकी वजह से बच्चा भी परेशान होता है और कॉलेज में तो। लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़ा रहे, टीचर से बोला करो कम से कम इतना कि भैया थोड़ा सा आप चीजों को एक्सप्लेन करिए कि जो आपको काम आए। ऐसा नहीं कि अपन पूरा क्लास में बैठा है 6 महीने, 6 महीने का समय बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा अपन पॉइंट चलते हैं। इट इम्पोज फेयर स्टैंडर्डाइज रेंट रेज बियॉन्ड द टेन्योर कैन नॉट यूजुअली बी चार्ज। ठीक है, जो ये क्या कह रहा है, ये अधिनियम है, ये इम्पोजेस करता है फेयर स्टैंडर्ड रेंटल रेजेस। मतलब ऐसे रेंट को, ये देखो, ये जो फेयर रेंट होता है, फेयर रेंट मतलब इस जगह का, समझो ये मकान है, इसका फेयर रेंट क्या होना चाहिए? तो आपने कहा कि सर 5-7 हजार रुपए होना चाहिए। फेयर रेंट किस जगह का क्या होगा? फेयर रेंट ही इंपोज किया जाएगा। ऐसा ना हो कि अनफेयर रेंट कोई व्यक्ति ले। तो ये अधिनियम ये भी सुनिश्चित, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिएगा। ये अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि टीनेंट से क्या किया जाए, फेयर रेंट लिया जाए, उसके साथ अनफेयर रेंट ना लिया जाए। कि अब यूजुअली किसी भी आप कोई भी चार्ज उसके ऊपर लगा दो, अननेसेसरी चार्ज भी नहीं लगा सकते। अरे भैया मैं इस मकान पे रहता हूँ, ठीक है भैया ये कमरा मैंने ले लिया, इसके साथ साथ मैं अगर एक बताइए कि मैं इस मकान में अगर रहता हूं तो मैं कौन कौन सी चीजें दूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज मेरे ऊपर आएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं पानी यूज कर रहा हूं, उसके लिए जो बिजली चलाऊंगा उसका मेरे लिए पैसा आएगा। अगर मैं कुछ अन्य फैसिलिटी यूज कर रहा हूं तो वो भी पैसा मुझे देना पड़ेगा। इनकेस जैसे आप बड़ी बड़ी जगहों पे जाइए, दिल्ली, मुंबई या इंदौर वगैरह, वहां पर जो लोकेलिटीज रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे आपको रेंट मिल जाता है, मकान का होता है। फिर उसके बाद आप जो लाइट यूज करोगे उसका अलग से होगा। आप समझो फिर बाई यूज कर रहे हो, जैसे मेड मेड यूज करोगे उसका अलग से पैसा देना पड़ता है। इसके साथ साथ जो आपकी लोकेलिटी रहती है, स्विमिंग पूल्स रहते हैं, तो बहुत सारी में फ्री रहते हैं, बहुत सारी जगह पैसा लगता है कि भैया अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाना है तो आपको 500 रुपए महीने का क्या लगेगा, आपका एक टिकट मिल जाएगा। तो ये भी देना पड़ता है, तो ये आपको देना पड़ेगा टीनेंट को। इसके साथ साथ वहां पार्किंग का रहता है कि भैया एक गाड़ी की पार्किंग फ्री है। अब वहां पे अमीर लोग हैं, किसी की 4-4 पार्किंग गाड़ियां है, तो 4, बाकी जो आप अलग से रखोगे गाड़ियां उसका आपको अलग रेंट देना पड़ेगा। या ऐसे जो आपका वॉचमैन लगेगा, वॉचमैन का पूरी जो आपकी सोसाइटी होगी वो मिलकर पैसा देगा, तो ये रेंट आपको ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ऐसा ना हो कि टीनेंट से मकान मालिक अलग कोई रेंट ले ले, जैसे कुछ रेंट इस अधिनियम में बताए गए हैं जो टीनेंट के द्वारा दिए जाएंगे। रेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसी भी चीजें होती है जो टीनेंट क्या देगा, कि तो रेंट देगा मकान का, इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा। कुछ और भी ऐसे बिल्स हैं जो टीनेंट देगा, लेकिन कुछ ऐसे बिल्स हैं जो मकान मालिक देगा। जैसे ये मकान मेरा है तो मकान का टैक्स मैं ही दूंगा, ये मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। टीनेंट मकान मालिक के किसको नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है। नगर पालिका में टैक्स जमा होता है मकान का, अगर आपने कभी सुना हो, नगर पालिका नगर निगम में। तो ये जो टैक्स होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है, मकान मालिक के द्वारा। तो जो मकान मालिक देगा, अब वो ऐसा नहीं है कि वो सबको टीनेंट के ऊपर डाल दे के रहना हो रहा हो। वो कह रहा कि भैया फोन करके, मकान मालिक आपका रहता है दिल्ली में, इंदौर में आप रहते हो, फोन किया, कहे भैया वो हमारे पास नगर निगम से फोन आया था, 2 साल से रेंट जमा नहीं हुआ। उसने कहा, आपने कहा काहे का रेंट जमा नहीं हुआ? अरे बोले वो मकान का रेंट। वो कहेगा, टीनेंट कह रहा सर वो तो आपको देना पड़ता है ना, मैंने अकोमोडेशन एक्ट एक बार धोखे से पढ़ लिया था, वो तो आपके लिए लिखा था। कह रहा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यहाँ? कह रहा देखो अगर रहना है तो 2 साल का दो, नहीं तो निकल जाओ। तो ये अनफेयर नहीं हो जाएगा उसके साथ? भैया जो चार्जेस उसके थे वो तो दे ही रहा है यहाँ।
अब ये चार्जेस थोड़ी ना आपके हैं, ये चार्जेस नहीं, तो या तो फिर आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो फिर बात अलग हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा की गई संविदा विधि पर अधिभावी होती है कुछ स्थितियों पर, लेकिन वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा की गई संविदा विधि पर अधिभावी होती है। ठीक है, इसको सीधा सीधा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज समटाइम ओवर रूल लॉस। लेकिन लॉ का ओवर रूल करने का मतलब या अधिभावी होने का मतलब ये नहीं होगा कि वो लॉ को दबा देगी, लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अधिनियम कह रहा है कि भैया जिसको जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो कर लो। जैसे मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि भैया हम तो दिल्ली में रहते हैं, मकान मकान तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, इवन जो हाउस रेंट होगा वो भी तुम्ही को देना पड़ेगा। तुमने कहा तो उस समय एग्री हो गए थे, तो फिर तुम्हें देना पड़ेगा। फिर बाद में तुम नहीं कहोगे कि नहीं अब तुम्हें दिल्ली से तुम आओ पहले फिर दो, वो कहेगा हम नहीं आते भैया। तो उसने पहले मेरा मकान खाली रहा था, मैंने कहा देखो भैया मकान मैं उसी शर्त में दूंगा अगर आप किराया वगैरह सब दोगे, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। आपने कहा ठीक है, तो फिर आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आते हैं आगे, ये अधिनियम एक तो रेंट से बचाता है, अनफेयर रेंट से, अनफेयर तरीके से इविक्शन से भी बचाता है। इविक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा ना हो कि मकान मालिक वो कहे कि मैं मकान मालिक हूं और टेनेंट को वो कभी भी हटा दे। इविक्शन का मतलब होता है निष्कासन। मकान मालिक द्वारा किराएदार को अनुचित तरीके से निष्कासन करने से भी अधिनियम रोकता है। मेरा मकान है, ठीक है, अपनी जनरली सोसाइटी में क्या होता है, मकान मालिक और किराएदार की बढ़िया बन रही है, तो बढ़िया वो किराया मकान वाले किराएदार क्या पूड़ी भी खा रहा है, साथ में सब्जी भी खा रहा है, और किराएदार भी बढ़िया खिला रहा है, हाँ भैया आओ। अरे अच्छी बिल्कुल घनिष्ठता है, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलता कि ये नीचे परिवार का हिस्सा है। और जब लड़ाई होती तो मकान मालिक कहता चल भाई निकल सुबह, ऐसा ही होता ना। तो यहां पर यह अधिनियम क्या कर रहा है कि इविक्शन होगा। इविक्शन मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि किराएदार को हटाया नहीं जा सकता। पहली बात तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए कि आपने कितने साल के लिए किया है। समझो आपने अगर एक 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो 5 साल टेनेंट मकान पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जर्नली तो रहेगा। लेकिन अगर उसने किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन कर दिया है जो इस अधिनियम में बताई गई है, 5 साल के लिए मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें दिया था काहे के लिए, मैंने कहा था भैया इस मकान में क्या करिएगा आप, रहिएगा, बाकी कुछ मत करना। रहने के लिए आपने मांगा था, मैंने रहने के लिए दे दिया। रहने के साथ साथ तुमने ऑफिस बना लिया अपना, कि तुम वकील थे, तुम्हारी एडवोकेसी हुई, तुमने क्या करे, तो आगे वाले कमरे को तुमने लिख दिया कि ये कैफ का ऑफिस है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, जिस मकान में रहते हो ऑफिस बना सकते हो। लेकिन अब तुम्हें लगा कि यार ऑफिस तो ठीक है, किसी व्यक्ति ने मिठाई की दुकान ही खोल ली बगल में, पहले कमरे में, कोई व्यक्ति वहां पे क्या कर ली, पंचर की दुकान खोल के बैठ गया, कोई व्यक्ति ने दो चार भैंसे ही पाल ली, बोले यार बड़ा जीवन यापन नहीं हो, बड़ा भैंसे ही पाल ली उसने। तो अब ये क्या हुआ, क्या ये पर्पस एकम्प्लिश हुआ, नहीं हुआ, तो इस आधार पे आपको हटाया जा सकता है। या आपने कोई ऐसा कार्य किया, वहां बैठ के आप क्या करते, मकान तो ले लिया, अब आपने तो 2-4 महीने रहे, अब आपको लगा कि यार भाई यार तो खर्चा नहीं चल रहा, आप जुआ खिलवा रहे हो वहां पे, गैम्बल हाउस खोल लिया। तो भैया टीनेंट कह सकता है मकान भैया कि हमने तुम्हें मकान रहने के लिए दिया था, जुआ, वो कह रहा है तुमने तो दिया था 5 साल के, अब तो मेरा है, नहीं वो तुम्हारा नहीं है। अगर आपको लेकिन इविक्शन मैंने बताया कुछ आधारों पर होगा, ऐसा ही नहीं है कि किसी भी आधार पर इविक्शन हो जाएगा। यहां बताया गया है कि किन आधारों पर टीनेंट को इविक्ट किया जा सकता है, और टीनेंट को किन आधारों में बताया जाए। जैसे वो आपका किराया नहीं दे रहा था, आप उसको इविक्ट कर सकते हो, लेकिन वो तुरंत माफी मांग ले कि भैया अब गलती ना होगी, हम किराया आपको देने को तैयार है। लेकिन दे दिया, अब उसको इविक्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन अगर वो दोबारा फिर वैसे ही करेगा तो फिर लाभ नहीं मिलेगा उसे। तो ये आपको चीजें देखनी होंगी कि किस आधार पर उसको इविक्ट किया जाएगा, किस आधार पर इविक्शन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इस अधिनियम में मकान मालिक, किराएदार को परिभाषित किया गया कि मकान मालिक कौन होगा, किराएदार कौन होगा। लिखिए इस अधिनियम में मकान मालिक और किराएदार, इन दिस एक्ट बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आर डिफाइंड। इस अधिनियम में मकान मालिक और टेनेंट दोनों को डिफाइन किया गया है। इस अधिनियम में मकान मालिक और किराएदार दोनों को परिभाषित किया है। साथ साथ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बीच बीच में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे स्पेशल टीनेंट भी बताए गए, स्पेशल क्लास के टीनेंट भी बताए गए हैं, ठीक है।
सॉरी स्पेशल लैंडलॉर्ड भी बताए गए हैं। कुछ मकानों को अलग प्रकार से रेंट पे दिया जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपात, उन पे कुछ अलग कंडीशन आती हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं और बहुत सारी चीजें इस अधिनियम में बताई गई। तो बेसिक आपको क्या है कि ये फंडा है इस अधिनियम को पढ़ने का। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं है तो उसको तैयार नहीं कर रहे, पूछा था कि अकोमोडेशन एक्ट सबसे पहले कहाँ आया था, तो भैया ये 19वीं शताब्दी से वगैरह चालू हुआ है। मैं इसको नहीं पढ़ता, वर्ल्ड वॉर फिर फर्स्ट के दौरान इसको यूज किया गया, फिर सेकंड के दौरान, ये वाला नहीं, मतलब समय समय पे बहुत समय से चीजें आई हैं, ऐसा ही नहीं है कोई नया। लेकिन हमारे यहाँ कब से लागू है? 1961 से हुआ है। और हमारा एकोमोडेशन अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, थोड़ा थोड़ा। छत्तीसगढ़ का बहुत ही ईजी है, एमपी का पढ़ लोगे, छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी आपको बनने लगेगा। तो एमपी का डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा। छत्तीसगढ़ का तो निहायत ईजी है, 16 सेक्शन है, और आप चाहो तो 2 दिन में आप पूरे एक्ट को कवर कर सकते हो, कुछ नहीं है उस अधिनियम में। तो जब आप लोग को, और टारगेट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हो, एमपी की, तो आपको साथ साथ राजस्थान की भी कर सकते हो तैयारी, सिलेबस सेम है। छत्तीसगढ़ की तैयारी कर सकते हो, इसके साथ साथ उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, ये आपके टारगेट स्टेट, झारखंड, ठीक है, ये आपके स्टेट्स ऐसे हैं जिनको आप आराम से क्या कर सकते हो, साथ में एमपी की तैयारी कर सकते हो। इनकेस अगर आपको गुजरात जाना है तो थोड़ा सा अलग होगा आपके लिए चीजें, क्योंकि वहां गुजराती आती है, तो गुजराती आनी चाहिए आपको, नहीं आएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को गुजराती सीखना हो तो 3 महीने में गुजराती सीख सकते हो। खैर, इजी लैंग्वेज है। पंजाब में जाओ तो पंजाबी है तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आप हरियाणा जाओ तो सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो ये हम जनरली एमपी में नहीं पढ़ते। यूपी जाओ तो यूपी में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ है, मेंस का पेपर बहुत हद तक अलग है। इसके साथ साथ यूपी का अगर हम देखते हैं तो यूपी में लोकल लॉ भरे पड़े हैं, जीके भरी पड़ी है, मतलब 150 नंबर की तो जीके आती है। और जीके ऐसी लेवल की, एमपी में अगर आप देख रहे हो तो एमपी के कंपैरिजन में जीके यहाँ पर, एमपी की अगर यहाँ जीके, एमपी में केवल 20 नंबर की जीके आती है, वो भी बिल्कुल बेसिक। और यूपी में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, जो बेसिक नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा क्योंकि पीएससी बनाता है। वैसे बिहार जा रहे हो तो बिहार में जीके का रूल है और सब्जेक्ट्स अलग है। दिल्ली जा रहे हैं टोटल इंग्लिश होगा, हिमाचल प्रदेश में लोकल एक्ट्स हो जाएंगे। तो ये स्टेट्स अगर आप कर रहे हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं अपने दिल से यही कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दर दर मत भटको। ये 4-5 स्टेट्स कम नहीं है। हर साल में आपको इन स्टेट में से 2-3 वैकेंसी मिल जाएंगी। जैसे अभी छत्तीसगढ़ होने वाला है 2 महीने में, एमपी 4-5 महीने में होने वाला है, राजस्थान जेएलओ आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, एपी अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड हुआ था, उसके पहले झारखंड हुआ था, ठीक है, राजस्थान समय समय, तो 5-6 स्टेट्स टारगेट कर लो जिनका सिलेबस सेम है। अब ऐसा नहीं महाराष्ट्र की आई तो मुंबई घूमने जाने के बहाने वहां भी चले गए, तो ऐसे लोग फिर सिलेक्शन कम होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होता, या तो फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, या फिर कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम क्या करते हैं, अपने सेक्शंस को हम क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे, तो ब्रेक ले लीजिए, सेक्शन स्टार्ट करते हैं।